नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। मंगलवार का दिन और बाजार की जो शुरुआत हुई थी उससे इस तरीके के संकेत मिल रहे थे कि लगातार दूसरे दिन बाजार के अंदर थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, और उसी आधार पर हमने जो है इस कार्यक्रम का टाइटल भी बनाया। लेकिन बाजार अपनी चाल चलता है कि जब हमने पूरा टाइटल वगैरह डिसाइड किया कि लगातार दूसरे दिन बाजार में गिरावट और किस तरीके से कब तक कंसोलिडेशन का मूड चलेगा, लेकिन जब शो करने आए तो पता लगा पूरी कहानी पलट गई। तब तक जो है अब बाजार निफ्टी जो है वो 50 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है। 21,477 इस पर बाजार खुला। 21,480 ये अभी थोड़ी देर पहले निफ्टी ने इंट्राडे हाई बनाया है। आज हालांकि इंट्राडे लो जो छुआ था वो था 21,337 का। अभी 51 अंकों की मजबूती के साथ 21,470 का लेवल जो है देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो निफ्टी के अंदर अभी भी जो है गिरने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा है। करीब 27 शेयर ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं और 23 शेयरों में मजबूती इस समय देखने को मिल रही है। आज गिरावट देखने को मिल रही है आईटी के अंदर। कल हमने देखा काफ़ी शानदार रैली के बाद आज टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं आईटी शेयर। विप्रो, एचसीएल टेक में हम देख रहे हैं करीब 1.5% के आसपास की गिरावट है। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, 1.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या जिस तरीके से बाजार एक दिन की सुस्ती के बाद फिर से रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या मान के चले कि 22,000 तक फिलहाल कोई रुकावट नहीं दिखाई दे रही है, या फिर अभी इन्हीं लेवल्स के आसपास एक दायरे में कंसोलिडेशन के मूड में बाजार 2-4-6 दिन और थमेगा और उसके बाद से चलने की अगली पारी की शुरुआत करेगा। खबरों वाले शेयरों में आज कौन से शेयर होंगे और वहाँ पर क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, बदिन स्टॉक्स में जानेंगे। 2:45 बजे होगा वाह क्या आईपीओ है, और आज का दिन कैसे हम लोग सारे आईपीओस को कवर करेंगे ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। 3 आईपीओस कल खुले, 3 आईपीओस आज खुल रहे हैं, और ये 6 आईपीओ पर जो है क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए इसका लेखा जोखा 2:45 बजे वाह क्या आईपीओ है में होगा। तो बने रहिए अगले 1 घंटे हमारे साथ, और आखिर में होगा चुन चुन के। तो हमारे साथ लगातार आप बने रहिए, और रूबरू करा देते हैं आज के खास मेहमान से आपको। हमारे साथ संतोष सिंह जी मौजूद हैं, मार्केट एक्सपर्ट। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले तो बाजार पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। बाजार ना नीचे जाने के मोड में तो फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। कल भी हमने देखा है एक दबाव रहा, लेकिन फिर से लोअर लेवल से बाइंग आ गई। आज हमने देखा 21,337 का लो बनने के बाद से फिर से वहाँ से करीब 100-125 अंकों की रिकवरी आ गई। तो ये तो ऐसा इंडिकेट नहीं कर रहा है बाजार की वो वही गिरावट के मोड में फिलहाल दिखाई दे रहा, लेकिन ऊंचाई छूने में भी अब लोगों को डर लग रहा है कि अब यहाँ से और कितनी ऊंचाई तक जाएगा बाजार। आपकी राय सर इस बाजार पर? धन्यवाद विपुल जी, मेरे को अपने शो में शामिल करने के लिए। देखिए, बाजार में जिस तरह से रेजिलियंस दिख रहा है, मतलब हर गिरने के बाद जो उठने का जो दमखम है वो मार्केट में काफी ज्यादा दिख रहा है अभी भी। लेकिन कुछ संकेत जो है ऑप्शंस मार्केट से अगर क्यू लेते हैं, जहां पर कि वोलेटिलिटी के इंडेक्स जैसे हम कहते हैं, विक्स, इंडिया विक्स जैसे हम कहते हैं, वो तकरीबन 5 महीनों के हाई पे है। मई के बाद सबसे हाई लेवल पे कल की क्लोजिंग हुई थी 13.9 के आसपास। ध्यान रखें कि अगर वोलेटिलिटी कहीं फ्यूचर में मार्केट में बढ़ने वाली है तो इसको विक्स को हम प्राय देखते हैं, और विक्स में अगर 14.5 से लेकर 15 तक के दायरे को अगर क्रॉस कर जाता है विक्स बाय एनी मीन, इसका मतलब होगा कि आने वाले टाइम पे वोलेटिलिटी काफी बढ़ सकती है और डाउनसाइड रिस्क ओपन हो जाएंगे ज्यादा। वोलेटिलिटी का मतलब यही होता है, वोलेटिलिटी विक्स इनको इंडेक्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है। और चूंकि मई के बाद अगर हम देखें कि एक बहुत अच्छी तेजी रही है मार्केट में, और विक्स बराबर जो है वो 13 के नीचे 12, 11, 12 रहा है। लेकिन कल हमने देखा कि काफी 2 दिन से काफी स्पाइक हुआ है इसमें, जो कि कहीं ना कहीं रिस्क को दर्शाता है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि अगर निफ्टी में कहीं भी क्लोजिंग 21,350 के नीचे जाकर अगर होती है तो जो है वो दिक्कत और बढ़ सकती है, तो डाउन साइड रिस्क ओपन हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बैकफुट पे रहना डेफिनेटली जरूरी है। हाँ, ओपन साइड अगर देखें ऊपर साइड में, तो मुझे लगता है कि अगर जो प्रीवियस हाई थे अगर मार्केट उसको निकालता है तब एक बड़ा जो है वो ऊपर के साइड मिल सकते हैं, जहां पर कि दायरे मुझे लगता है कि काफी बड़े होंगे। लेकिन उसके पहले चूंकि ये बहुत नजदीक है, 100 पॉइंट के आसपास ही हमारा जो है प्रीवियस सपोर्ट लेवल है और विक्स काफी बढ़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि कॉशियस अप्रोच मार्केट में रखना चाहिए। जी,
कॉशियस अप्रोच जो है देख आपको अपना करके चलनी चाहिए इस बाज़ार में, क्योंकि बाज़ार लगातार निरंतर जो है तेज़ी की रफ्तार में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल आ चुके हैं हमारे पास, और जो है लोग सवाल प्रश्न अपने पूछ रहे हैं, एक एक करके उन प्रश्नों का उत्तर लेते हैं फटाफट। सागर साहब जी का प्रश्न आया है, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, प्लीज़ एनालाइज अबाउट JSW इंफ्रा, इधर फ्रेश एंट्री और एग्जिट नाउ, कुड आई मेक फ्रेश एंट्री इन IFCI शेयर, प्लीज रिप्लाई श्योर, थैंक यू। चलिए ठीक है, JSW इंफ्रा आप कह रहे हैं कि एग्जिट करें या फ्रेश एंट्री करें, इसका मतलब आपके पास पहले से है JSW इंफ्रा, है तो किस भाव पे लिया हुआ है आपने, थोड़ी बहुत जानकारी दे देंगे तो और ज़्यादा बेहतर आपको विकल्प जो है, उत्तर जो है संतोष जी की तरफ से मिल जाएगा। अभी 227 पे शेयर ये चल रहा है, आज 2-2.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर है। अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली थी शेयर के अंदर और शानदार मूव भी देखने को मिला था। अब आपकी एंट्री किस भाव पे है पता नहीं। सर ये नई खरीदारी करना चाह रहे हैं, JSW इंफ्रा पोर्ट के क्षेत्र में एक और कंपनी जो है आती हुई दिखाई दी है अदानी के बाद, आपकी राय क्या होगी, क्या फ्रेश एंट्री की जानी चाहिए? इनके पास पुराने हैं, अब किस भाव पे हैं ये तो हमें पता नहीं, क्योंकि ये जानना ये भी चाह रहे थे कि क्या मुझे एग्जिट करना चाहिए। आज की गिरावट से शायद थोड़े से घबराए होंगे, आपकी राय है सर? मुझे लगता है कि डेफिनेटली एंट्री करना चाहिए। 200 अभी मौजूदा स्तर से लेकर 215 रुपए तक एंट्री की जा सकती है स्टॉक में, क्योंकि गिवन द काइंड ऑफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया में होगा और जो हमारे यहाँ जीडीपी बढ़ने की बात की जा रही है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो हमारे पोर्ट पर आवागमन काफी बढ़ेंगे, जिससे कि जो हमारा उत्पाद या फिर हम एक्सपोर्ट हो इम्पोर्ट हो, पोर्ट के द्वारा ही होता है। और उसमें ये कंपनियां, जो दो कंपनी है, उसमें काफी इनको इसका हिस्सेदारी मिलने वाली है। JSW ग्रुप के ऊपर अभी 2 दिन पहले ही काफी लांछन लगे थे उनके प्रमोटर के ऊपर, जिसके कारण कि हमने JSW ग्रुप के शेयर्स में थोड़ा डाउन टर्न देखा है। मुझे लगता है कि कंपनी एज ए गोइंग कंसर्न वो ज़्यादा कुछ इशू नहीं होना चाहिए, और कंपनी एज ए गोइंग कंसर्न देखना चाहिए आपको कि क्या बिजनेस रहेगा, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली रहना चाहिए। बिजनेस में सच कोई इश्यूज नहीं है। प्रमोटर के ऊपर जरूर कुछ लांछन लगे हैं, उसको देखा जाएगा कि कोर्ट में किस तरह से चीजें आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी गिरावट में धीरे धीरे इस कंपनी को ऐड करना चाहिए। किसी भी गिरावट में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना चाहिए, तो बिल्कुल अगर आप खरीदारी करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं इस गिरावट में। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अगले दर्शक का प्रश्न हमको जो आया है वो आया है छंगा साहब का। आर्य छंगा साहब हैं, 2 सवाल इन्होंने पूछे हैं, लेकिन हम एक ही सवाल अभी डिस्कस करेंगे छंगा साहब, और बाद में दूसरा प्रश्न ले लेंगे जियो फाइनेंशियल के ऊपर, क्योंकि जियो फाइनेंशियल पे बहुत सारे सवाल आते हैं सर। जब से लिस्ट हुई है कंपनी, सवालों की झड़ी लगी हुई है। इन्होंने ख़रीदा हुआ है 212 के भाव पर, 100 शेयर इनके पास पड़े हुए हैं, और अभी 239-40 के भाव देखने को मिल रहे हैं। क्या सलाह रहेगी सर आपकी, क्योंकि जियो फाइनेंशियल पे एक वर्ग ऐसा है जिसको कि रिलायंस के बदले में मिले हैं, तो उनके पास वो मुफ्त के शेयर हैं। बहुत लोगों को फंडामेंटल्स देख के, रिलायंस ग्रुप की कंपनी है देख करके 39-40 से लेकर के और 210-220 भाव पे बहुत बड़ी संख्या में सवाल आते हैं। जिनके पास लोअर लेवल पे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? जो लोग एंट्री करना चाह रहे हैं जियो फाइनेंस में, क्या बेस्ट लेवल है जहां पे एंट्री कर सकते हैं, और क्या नज़रिया होना चाहिए? क्योंकि हर कोई यही जानना चाहता है कि कहां तक जाएगा, कब जाएगा, तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगा, अगले 2-4-6 महीने का व्यू रखना चाहिए? आपकी राय क्या होगी सर? ये पहली चीज की, चूंकि कंपनी डिमर्ज हुई है रिलायंस से, जियो फाइनेंशियल जो कि उनकी एक NBFC आर्म है, काफी बड़े प्लान हैं कंपनी के, तो मुझे लगता है कि आपको शॉर्ट टर्म तो या मीडियम टर्म आपको एकदम नहीं सोचना चाहिए। आपको अगर निवेश करना है, लॉन्गर टर्म के लिए निवेशित रहें, क्योंकि एक अच्छे पेरेंट ग्रुप की कंपनी है और इनकी योजनाएं विस्तार की काफी बड़ी योजनाएं हैं। और कंपनी, मुझे लगता है कि 200 रुपये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, और आपके चैनल पे हमने कई बार कहा है कि फंडामेंटली 200 रुपये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, और बराबर देखिए आप, अगर 204 208 ये रुपए जाकर कि घूम जाता है स्टॉक और वापस जो है घूम गया। मुझे लगता है कि गिरावट में लें, किसी भी गिरावट में लेना चाहिए, स्टॉक को रखना चाहिए, बट लंबी अवधि का नजरिया रखें, और तब जो है इसमें प्रॉफिट आपको बन सकेंगे। चलिए अब अगले दर्शक के पास चलते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे अगले दर्शक। नमस्कार सर। नमस्कार सर। प्रवीण जी कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। जयपुर से, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। जयपुर में सर्दी कैसी पड़ रही है सर इस समय? सर इस बार थोड़ी सी कमी है सर्दी। अच्छा, यहाँ कल से जो है दिल्ली के अंदर हवाएं थोड़ी सी ठंडी चल रही हैं, तो बाकी तो खैर वैसी सर्दी तो नहीं है, बात सही है आपकी। बताइए सर, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर मैं NECC के लिए पूछना था, NECC लिमिटेड। कौन सी कंपनी है आपने?
NECC लिमिटेड। NECC लिमिटेड, अच्छा कितने शेयर ले रखे हैं आपने? जी 700 हम्म, हाँ 700 शेयर लिए हैं। किस भाव पे? 32 रुपये पे भाव है। जी सर। ये खुद रिसर्च की थी आपने, किसी कहने पे लिए हैं? सर खुद के हिसाब से लिए सर थोड़ा। चलिए, आपने अपने मन से लिए हैं। चलिए पूछते हैं यहाँ पर कि क्या जो है राय निकल करके आ रही है। नॉर्थ ईस्टर्न कैरिंग कॉरपोरेशन 32.5 रुपये पे इन्होंने लिए हुए हैं। आज करीब 32-33 रुपये के आसपास चल रहा है। 2% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक महीने में करीब 20% के आसपास की रिकवरी रही है। काफ़ी लंबे समय तक एक दायरे में रहा, उसके बाद से अब ये पिछले कुछ दिनों में एक चाल जो है देखने को मिली है। इस तरह के शेयरों में क्या रणनीति होनी चाहिए सर, और आप कैसे देख रहे हैं इसको, NECC लिमिटेड को? देखिए, मैंने देखा तो नहीं है बहुत नज़दीक से कंपनी को, और कंपनी जो है वो कह लें कि लॉजिस्टिक स्पेस में है, और फुल ट्रक लोड जैसे हम कहते हैं उस में लार्जली जो है फोकस्ड है कंपनी। मुझे लग रहा है कि और कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है एज सच की। 6 करोड़ रुपए लास्ट ईयर कंपनी ने कमाए थे, TTM बेसिस पर भी है। और कई देख लें कि अगर 2021-22 चूंकि कोविड का पीरियड है, और उसके बाद रिकवरी आती रही, लेकिन 6 करोड़ रुपए अगर आप देख लें हिस्टोरिकली 10 साल से, तो तकरीबन कंपनी उतने ही पैसे कमाए रही है बराबर। अभी इन दिनों थोड़ी सी एक्टिविटीज में देखने को मिली है कि स्टॉक में 10 रुपए, चूंकि मार्केट ठीक है उसके कारण 10 रुपए स्टॉक में बढ़े हैं। मुझे लग रहा है कि, और मैं फंडामेंटली बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन टेक्निकली ये दिख रहा है कि अगर इनके पास स्टॉक है 30 रुपए के नीचे या 30.50 रुपए के नीचे का, एक स्टॉप लॉस जरूर बना के होल्ड कर सकते हैं। तो ये रणनीति आपके लिए रहेगी। चलिए अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न जो हमें भेजा है वो संदीप त्रिपाठी जी ने भेजा है। जबलपुर मध्य प्रदेश से ये प्रश्न आया है। तो ये कह रहे हैं नुवोको विस्टास के इन्होंने 200 शेयर लिए हुए हैं और इनकी खरीद का भाव है 471 रुपये। लंबी अवधि का कह रहे हैं कि नज़रिया है। नुवोको विस्टास पे अगर हम शेयर पे निर्णय डालें तो अभी 377-378 के आसपास चल रहा है। करीब 2% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है सर। एक तरीके से एक दायरे में ही है। पिछले 6 महीने में 6-7% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया, और पूरे साल भी 2% के आसपास का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। तो अभी क्या करना चाहिए सर नुवोको विस्टास पे? तो 377 पे जो है मौजूदा भाव है, और इनकी खरीद का भाव जो है 471 है। तो इनको ठीक ठाक नुकसान हो रहा है इस शेयर पे। देखिए, ये कंपनी मुझे पता नहीं है, मैं काफ़ी ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि इस कंपनी में क्यों इतनी जो वोलेटिलिटी ऑफ अर्निंग्स है, जिसके कारण कि थोड़ा मुझे पसंद नहीं आता है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखें, टैक्टिकल व्यू अगर देखेंगे, पूरे सीमेंट स्पेस में बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो टारगेट होंगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं नज़र बनाए हैं छोटी कंपनियों को टारगेट करने की, कि उसको एक्विजिशन किया जा सके। मुझे लगता है कि नोवोको विस्टार जो कि निरमा की कंपनी है, ये एक टारगेट हो सकता है। जो भी बड़ी कंपनियां, नई कंपनी इस क्षेत्र पे आ रही हैं, उसका एक टारगेट ये हो सकता है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि आपको लॉन्गर टर्म इस हिसाब से थोड़ा रखें, क्योंकि अर्निंग वोलेटिलिटी के कारण मुझे लगता है नियर टर्म शायद आपको प्रॉफिट ना हो, लेकिन लॉन्गर टर्म रखेंगे तो हो सकता है कि प्रॉफिट हो, क्योंकि ये देश की जो है चौथी या पांचवी सबसे बड़ी जो है सीमेंट कंपनी है। उस लिहाज से वैल्यूएशन अगर देखेंगे तो थोड़े नीचे हैं, लेकिन कमाई कम होती है, जिसके कारण की वैल्यूएशन इसको कम दिया जा रहा है। तो लंबी अवधि के नज़रिए के साथ अगर आप बने रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई। राजेश नरूला साहब हमारे नियमित दर्शक हैं, उनका प्रश्न आया है और IIFL सिक्योरिटीज़ को लेकर के आया है। लंबी अवधि का इनका भी नज़रिया है, और ये कह रहे हैं कि इन्होंने 130 रुपये के भाव पर 500 शेयर IIFL सिक्योरिटीज़ के ख़रीदे हैं। अभी हाल फिलहाल में सर कंपनी के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई थी, जब सेबी ने जो ऑर्डर दिया था कि इनको जो है अपने नए ग्राहक ये नहीं जोड़ सकते हैं, और उस ऑर्डर को जो है सेट ने पूरी तरह पलट दिया। उसके बाद से एक मोमेंटम बनना शुरू हुआ, हमने देखा था IIFL सिक्योरिटीज़ के अंदर। अभी क्या करना चाहिए सर? जिस तरीके से हम देख रहे हैं बाज़ार में सकारात्मक रुझान है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम जो है ब्रोकरेज हाउसेस जो है वो काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहे हैं। ब्रोकिंग कंपनियों में पहली बार 1.5% के आसपास की बढ़त है, और गिरावट है, माफ़ कीजिएगा, 137 के आसपास ये शेयर चल रहा है। अभी क्या करना चाहिए? एक महीने में करीब 15% के आसपास की रैली देखने को मिली है।
देखिए, राइट द टाइड कर लें, होल्ड करें, क्योंकि एक बहुत बड़े जो है कह लें कि झंझावात से निकली है कंपनी। इतने बड़ा आरोप था इनके ऊपर, सेबी ने नए क्लाइंट एडिशन कम करना मतलब बंद कर दिया था इनको। उसके बाद जो है कंपनी काफी लड़ झगड़ के उस चीज पे पाई है। और जिस तरह से बुल मार्केट चल रहे हैं उसमें इन सारी कंपनियों का जो भी ब्रोकिंग फर्म है उनका टर्नओवर काफी अच्छा हो रहा है, क्योंकि लोग जो है वो काफी टर्न चर्न कर रहे हैं अपने जो है पोर्टफोलियो को। और इनको उसका काफी बड़ा लाभ होता है। उस लिहाज से अगर देखें तो कंपनी काफी अच्छा पैसा भी कमा रही है। और मार्केट कैप के लिहाज से मुझे लगता है कि और इस स्टॉक में गुंजाइश हो सकती है कि ऊपर जाए। तो एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस 115-16 के नीचे का आप लगा लें, उसके और होल्ड करें। मुझे लगता है कि और इसमें रहना बाकी है। जी। चलिए, अब इस बीच जरा संजय पाठक जी से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। पाठक जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं पाठक जी? सर मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। कोलकाता से बोल रहे हैं, अच्छा, बड़ी अच्छी बात है सर। और सब भालो? खूब भालो, खूब भालो। खूब भालो। चलिए, क्या करते हैं कोलकाता में आप? सर मैं आदित्य बिरला ग्रुप हिंडाल्को में सर्विस करता हूँ। अरे बहुत अच्छी कंपनी है सर। अच्छी बात है, बड़ी अच्छी जगह काम कर रहे हैं आप। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर हमारे पास एक जी इंटरटेनमेंट है हम्म। और टीएनपीएल है और सुजलॉन है। सर जी और सुजलॉन अभी डिस्कस कर लेते हैं, बहुत सारे शेयरों पे अभी बात करना थोड़ा मुश्किल होगा। जी एंटरटेनमेंट किस भाव पे लिया आपने? जी इंटरटेनमेंट में अभी रिसेंट लिया है 281 पर। 281 पर लिया है क्या? अच्छा, जब देख रहे थे इतने सारे विवाद चल रहे हैं और अभी आज भी खबर यहाँ पर जी एंटरटेनमेंट पर यही आई है कि अब सोनी के साथ विलय को लेकर के थोड़ा और मामला आगे खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके चलते अच्छी खासी पिटाई यहाँ पर हो रही है। तो ये पूरा मामला अभी बड़ा कंट्रोवर्शियल चल रहा है। मुझे नहीं पता कि अब आगे किस तरीके से, चूँकि जब खबरें आने लगती हैं तो पता नहीं रहता है कि चीज़ें पॉजिटिव होंगी नेगेटिव होंगी। विवादों में सर इस समय कंपनी चल रही है जी एंटरटेनमेंट की, और लगातार विलय को लेकर के कभी बात आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है, कभी ख़त्म होती हुई दिखाई देती है, कभी आगे खिसकती हुई दिखाई देती है। अभी 281 पे इन्होंने लिया हुआ है, 270 का भाव है, 3.5% के आसपास की गिरावट है। और अभी इनकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या निकलना चाहिए, बने रहना चाहिए? और दूसरा, सुजलॉन भी इन्होंने ले रखे हैं, भाव पूछना इनसे भूल गए। सुजलॉन किस भाव पे लिए हैं सर आपने? सुजलॉन में 39 में लिया हूँ। सुजलॉन 39 पे लिया। कितने क्या नज़रिया है वहाँ पर आपका? मेरा 1 साल का है। 1 साल का है, चलिए ठीक है। अच्छी खासी रैली के बाद अब थोड़ा सुस्ता रहा है ये शेयर भी। तो पहले तो सर जी एंटरटेनमेंट पे, क्योंकि बहुत सारे सवाल पहले भी हमारे पास आ चुके हैं जी के ऊपर और खबरों में भी है ये कंपनी, तो ओवरऑल क्या भविष्य दिखाई दे रहा है जी एंटरटेनमेंट का आपको? देखिए, जी एंटरटेनमेंट में जिन विवादों के साथ घिरा है मतलब वो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जी के जो प्रमोटर हैं वो खुद बोर्ड में, जो कि अमलगमेंटेड एंटिटी के बोर्ड में भी रहना चाहते हैं, जिससे कारण कि थोड़ा परहेज जो है वो सोनी कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि लेकिन एक जब जो बड़ी एंटिटी होगी वो मतलब काफ़ी इंडिया की बहुत बड़ी एंटिटी हो जाएंगे अगर दोनों लोग मिल जाते हैं तो फ्यूचर अगर ये सारे विवादों के बाद अगर जो है सब चीज़ें ठीक सेल थ्रू कर लेता है तब तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है मुझे लगता है उस लिहाज से। लेकिन चूंकि अब नज़रिया शायद इनका छोटे कम दिनों का होगा, तो मुझे लगता है कि 260 के पास का एक स्टॉप लॉस जरूर बना लें। 260 65 के आसपास का बाई क्लोजिंग बेसिस से, क्योंकि उस पर नीचे अगर जाता है तो उसको मतलब लॉस को ज़्यादा रन न करें, क्योंकि विवादों में काफ़ी घिरा हुआ है स्टॉक। और हो सकता है कि अगर कुछ विवाद और बढ़े तो इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इस लिहाज से इस चीज़ को ध्यान रखें। दूसरी चीज, सुजलॉन जो है वो भी इन्होंने काफी जाके ऊपर के भाव पे लिया है, क्योंकि लगातार अगर आप देखें 15 रुपए के बाद जो स्टॉक में रैली आई वो अनअबेटेड जो है वो 40-42 रुपए तक गई थी। अब इतने बाद में रैली में वो उन्होंने ज्वाइन किया है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा खतरा हो सकता है। डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है पूरे रिन्यूएबल सेगमेंट के लिए, और जिसमें कि गवर्नमेंट का मानना है कि रिन्यूएबल मतलब केवल और केवल जो है सोलर से नहीं होना चाहिए, उसकी डिपेंडेबिलिटी ऑन जो है वो पवन चक्की जिसे हम की विंड मिल कहते हैं उस पे भी होना चाहिए, जिसके कारण कि विंड मिल कंपनियों को काफ़ी जो है लाभ, उनको ऑर्डर काफ़ी मिल रहे हैं। लेकिन ये भाव में बहुत कुछ फैक्टर हो चुका है उसके बाद इन्होंने लिया है। तो चूंकि लंबी अवधि का नजरिया है, मुझे लगता है कि लंबी अवधि में भी लेकिन
आपने एक बार होल्ड करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस मैं देता हूँ 36 के नीचे बाय क्लोजिंग बेसिस इनको एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखना चाहिए। फिर लोअर, हम्म। फिर अगर इनको काफी नीचे के भाव पे मिलता है या सब्सटैंशियल करेक्शन होता है तो फिर से एंटर कर सकते हैं। ठीक। चलिए, इस बीच जो है कई सारे प्रश्न और भी आ गए हैं। द मैनेजमेंट हब के नाम से इन्होंने अपना एक आईडी बनाई हुई है। इनकी टिप्पणी है कि सर आपका जो आईपीओ शो है बहुत ही अच्छा है और ये हमको मोटिवेट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इतने अच्छे अच्छे शब्दों के लिए। और इन्होंने ये भी कहा है कि इन्होंने डोम्स आईपीओ जो है के लिए अप्लाई किया था और 4 फैमिली मेम्बर्स ने एप्लीकेशन लगाई थी और एक को भी नहीं मिला है। सिर्फ एक इनके किसी कलीग को जो है वो शेयर जो है मिलता हुआ दिखाई दिया। अफसोस है सर, वो शुरू में ही लग रहा था लोकेश, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखने को मिल रहे थे। लेकिन इनका सवाल है पिरामल फार्मा के बारे में, कह रहे हैं कि उसके बारे में क्या ख्याल है, क्या अभी खरीदारी की जा सकती है। पिरामल फार्मा पे सर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में क्या खासतौर से कल हमने एक शानदार रैली फार्मा इंडेक्स के अंदर देखी। बहुत 2-3 अप्रूवल भी थे यूएसएफडीए के, ल्यूपिन पे, जाइडस लाइफ साइंसेज पे, और काफ़ी सारी खबरें भी थी कल फार्मा को लेकर के। आज भी पिरामल फार्मा हम देख रहे हैं करीब 2.25% के आसपास की रैली दिखा रहा है। 129-130 के आसपास की तेज़ी यहाँ पर का स्तर जो है देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने में 40% से ज़्यादा चला है। आपकी राय सर? देखिए, फंडामेंटली अभी भी बहुत सारे हिकअप्स हैं। केवल लास्ट क्वार्टर अगर देखें तो इसमें कंपनी के ऑपरेशनल प्रॉफिट काफ़ी अच्छे बढ़े हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर जिस जो लोन बर्डन है 4,500 करोड़ का, जिसके कारण की प्रॉफिट खत्म हो जाती है नीचे आते आते। और लगातार जो है मार्च 2023 में जो है 186 करोड़ का लॉस था। टीडीएम बेसिस पे भी अगर आप देखें 134 करोड़ का लॉस है। और फार्मा में थोड़ी मेरी पकड़ कम है, क्योंकि फार्मा जो है बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, बहुत सारे जो है इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस पर कंपनियां काम करती हैं। फ्यूचर जो है आउटलुक उस पर डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि आई एम नॉट फिट फॉर फार्मा कंपनीज। आपको किसी और एनालिस्ट से समझना चाहिए, बट ऐसा लग रहा है कि चार्ट को अगर देखेंगे तो उसमें एक अच्छी तेजी आई है। अगर आपके पास है कहीं ना कहीं 120 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें और राइट टाइट कर सकते हैं। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वप्ना रेड्डी जी का प्रश्न लेते हैं। कह रहे हैं कि हार्टली कांग्रेचुलेशन फॉर मनी 9 टू गिव वैल्यूएबल टाइम एंड सजेशन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने इतने अच्छे अच्छे शब्द लिखे। कह रही हैं कि विपुल जी श्री राम प्रॉपर्टीज़ इन्होंने लिए हुए हैं और 100 शेयर इनके पास हैं 120 रुपये के भाव पे, और जोमेटो 124 रुपये के भाव पे 200 शेयर हैं। पहले श्री राम प्रॉपर्टीज़ पे बात कर लेते हैं स्वप्ना जी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो भाव अभी देखने को मिल रहा है वो हम देखते हैं कि क्या स्थिति देखने को मिल रही है। तो श्री राम प्रॉपर्टीज़ अभी फ़िलहाल 125 126 के आसपास ये शेयर चल रहा है और आपकी खरीद जो है वो 120 की है। तो 4-5-6 रुपये इनको सर यहाँ पर मिल रहे हैं। सर हमने देखा कि रियल्टी शेयरों में हाल के दिनों में काफ़ी अच्छी एक रैली देखने को मिली है और 18% का मूव यहाँ पर भी एक महीने में देखने को मिला है। ख़ासतौर से जो यूएस से इंडिकेशन मिले कि शायद रेट कट हो सकता है, उसके बाद से हमने देखा कि एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। तो अभी इनके लिए क्या, इनको अपने लिए एक टारगेट सेट करना चाहिए श्री राम प्रॉपर्टीज़ को लेकर के? साथ ही साथ जोमेटो पे भी जानना चाह रही हूँ, वो 124 पे लिए हुए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि श्री राम प्रॉपर्टीज में अगर प्रॉपर्टी स्टॉक में ही है तो हम लोग बराबर ये देखते हैं कि कौन से बेहतर स्टॉक हैं, कहाँ रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ पर अच्छे हैं, और उस जगह के अगर आप पैसे लगाते हैं तो आपके पैसे ज़्यादा तेजी से बढ़ते हैं। श्री राम प्रॉपर्टीज, चूंकि प्रॉपर्टी मार्केट काफ़ी हीटअप हो रखा है, 10 साल के ऊपर के रजिस्ट्रेशन इंडिया में चल रहे हैं, बावजूद इसके जो है ये अपने आईपीओ प्राइस के आसपास ही है, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है। और हाँ, डेफिनेटली एक कैचअप रैली इसमें देखने को मिली है। आई थिंक देर आर बेटर स्टॉक इन द सेक्टर, आपको वो देखना चाहिए। बशर्ते अगर आपके पास है तो मैं कहूँगा कि आपने 113-14 रुपए के आसपास का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के बने रह सकते हैं। 113-14 का स्टिक स्टॉप लॉस बना करके आप बने रह सकते हैं। इस बीच प्रकाश जी का जोमैट सवाल जी कुछ कह रहे हैं सर? हाँ, जोमैटो हाँ, पर जोमेटो रह इन्होंने गया। जी जी पूछा जी, था। कंप्लीट करिए जी। हाँ, तो जोमेटो पे जो इन्होंने पूछा था, देखिए जोमेटो पे जो पर यूनिट जो कहते हैं कि पर ऑर्डर डिलीवरी की इकोनॉमी को थोड़ा सा इन्होंने पहले से बेटर किया है, जिसके कारण कि आप देखेंगे कि इनके ऑपरेशनल प्रॉफिट, सो अदर इनकम प्रॉफिट काफी बढ़ी है, जिसके कारण कि नेट प्रॉफिट पे हुआ है। लेकिन मैं वैल्यूएशंस को लेकर कंफर्टेबल मेरे को नहीं लगता है। डेफिनेटली ये काफी गंभीर है पूरे
इन्वेस्टर कम्युनिटी के बीच में, लेकिन वैल्यूएशन 1,11,000 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन और लास्ट क्वार्टर 36 करोड़ रुपए केवल कमाए हैं, तो मैं उससे कंफर्टेबल नहीं हूँ। आपके पास है, आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि बुल मार्केट चल रहा है। बुल मार्केट में गलतियां मार्केट माफ करता है। हो सकता है कि और आपको 116-17 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के बने रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रकाश जी का प्रश्न ले लेते हैं। और प्रकाश जी का प्रश्न है आईआरएफसी को लेकर के। रेलवे पर सर सवाल थम नहीं रहे हैं, लोगों को अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है और हर जब भी शेयर ऊपर जा रहा है लोग ऊपरी स्तरों पर भी जम करके खरीदारी अभी भी कर रहे हैं। आईआरएफसी पे इनका प्रश्न तो ये है कि ये खरीदना चाहिए कि नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी सवाल आए हैं हमारे पास जिन्होंने लोअर लेवल पे ले रखा हो। आज भी आईआरएफसी 6% ऊपर और अब ये शेयर जो है 3 डिजिट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या शानदार मूव। कुछ दिन पहले ही हमने इस पर थंब भी लिया था बजिंग स्टॉक्स के अंदर और तब भी हम लोगों ने बात कही थी कि ये 3 डिजिट में आ सकता है और अब आ गया है। 100 रुपये के आसपास से शेयर ट्रेड करता हुआ क्या शानदार मूव देखने को मिला है। 1 महीने के अंदर 30% से ज़्यादा की रैली। 6 महीने में शेयर ने जो है करीब करीब 3 गुना हो गया। क्या करना चाहिए सर? अब अभी भी लोग कह रहे हैं खरीदें कि ना खरीदें। देखिए, अगर आप एक मोमेंटम जो है इन्वेस्टर या ट्रेडर हो, तो आपके लिए डेफिनेटली ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा गेन देती हैं। और आप अगर उस तरह के ट्रेडर हो और जो कि वोलेटिलिटी आपको अच्छी लगती हो, मुझे लगता है कि तो वहाँ पर आपने, मुझे लगता है कि 9650 के आसपास का एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट बना के बने रह सकते हो। अगर यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज हम देखें तो थोड़ा सा अब जो है हीटअप हो रखा है, क्योंकि अगर आप बुक वैल्यू देखें 36.5 रुपए की है और स्टॉक जो है तकरीबन 100 रुपए के आसपास आ चुका है। मतलब अब इनको वैल्यूएशन अगर देख लें तो काफी जो है ज्यादा, जैसे कि हम प्राइवेट कंपनियों को वैल्यूएशन देते हैं उस हिसाब से वैल्यूएशन जो कि 2.73 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू मिल रहा है। जो कि हम आईसीआईसीआई बैंक या फिर कोटक बैंक या एक्सिस बैंक को इस तरह देते हैं, उस तरह का वैल्यूएशन एक सरकारी कंपनी को मिलने लग गया है। इसका मतलब है कि वैल्यूएशन अब ऑन दी कहने के रूफ साइड पे आ चुके हैं। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही केवल आपको ट्रेड करना चाहिए, और ट्रेड करना चाहिए, ना कि इन्वेस्टमेंट की तरफ देखिए। जी सर, चूंकि अभी हम आईआरसीटी से भी बात चल रही है और रेलवे में अच्छी रैली भी देखने को मिली है, तो कर क्या यहाँ पर अगर रेलवे की ही स्टोरी को प्ले करना हो तो क्या आईआरसीटीसी पे एंट्री ले सकते हैं? क्योंकि अभी हम आप जब बता रहे थे तो एक हमारे दर्शक हैं जयदीप जी, उन्होंने भी कहा कि क्या हम आईआरसीटीसी में एंट्री ले लें। अगर रेलवे की स्टोरी को प्ले करना हो तो जिन्होंने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, कुछ कमी क्या है समझ में नहीं आ रही है, लेकिन चाहे हम देख रहे हैं कि आरवीएनएल चल गया, टैक्समैको चल गया, आईआरएफसी चल गया, आईआरसीटीसी नहीं चला है। आप कैसे देख रहे हैं, क्या यहाँ पे एंट्री ली जा सकती है? लेकिन कुछ दिनों में तो मुझे दिख रहा है कि काफी चल चुका है हाँ, पिछले कुछ दिनों में आईआरसीटीसी। चला है, मतलब उस तरह की 200%, 250% की रैली हाँ, दिखा। जैसे कि पूरे पूरे क्षेत्र में, मतलब रेलवे के बिल्कुल। पूरे स्टॉक्स में जो तेजी आई है, अगर आपको ध्यान हो तो सबसे पहले रैली जब लिस्टिंग के बाद सबसे पहले रैली इसी स्टॉक में आई थी। उसके बाद फिर एक बड़े हाइबरनेशन पीरियड, जिसे हम कंसोलिडेशन फेज कहते हैं, उसके अंदर चला गया था स्टॉक। मुझे लगता है कि काफी बड़ा कैंडिडेट है जिसमें कि एक अच्छी गेन आ सकती है इस स्टॉक में, क्योंकि ये जो बिजनेस है वो मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। अब ये रेलवे के अलावा भी अपने बिजनेस को बढ़ाने की बात कह रहे हैं बिल्कुल। कि न केवल रेलवे स्टेशन बल्कि सरकार के बहुत सारे उपक्रम हैं, वहां पर भी ये अपनी कैटरिंग सर्विस को उपलब्ध कराएंगे सरकारी कर्मचारियों को या फिर प्राइवेट स्पेस में। तो वो एक बड़ा बिजनेस इनके लिए वो ओपन हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी भी स्पेस है, प्लेटफॉर्म बिजनेस है, जहां पर कि इनको बिजनेस खड़े करने के लिए पैसे ज्यादा नहीं लगते हैं। सेम प्लेटफॉर्म पे जो है स्केल कर सकते हैं, काफी बड़ी स्केल मिल सकती है इनको। उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफी पोटेंशियल कैंडिडेट है जहां पर कि एक अच्छा रनअप आ सकता है। तो ये स्टॉक ऐसा है जहाँ पर एक पोटेंशियल जो है अच्छी खासी तेज़ी जो है देखने को मिल सकती है। तो जो लोग रेलवे की के पे ऊपर नज़र लगाए हुए हैं वो यहाँ पर भी थोड़ी सी नज़र बना सकते हैं। चलिए इस बीच निक्कू जी से बातचीत कर लेते हैं। निक्कू सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार से। निक्कू जी नमस्कार। नमस्कार सर। कहाँ से बोल रहे हैं निक्कू जी आप? सर बिहार सिवान से बोल रहा हूँ सर। सिवान से बोल रहे हैं। सिवान में मौसम जी। कैसा है इस समय? सही है सर, ठंड तो है ही, ठंड है। धूप निकल रहे हैं। तो दिन में धूप हो रही है और सुबह शाम ठंड ज़्यादा हो जी रही होगी है? जी जी जी। चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आज कैसे याद किया सर? क्या करते हैं वैसे आप सिवान में? सर ऐसे मैं नोएडा काम करता हूँ ऑटोमीटर रिलायंस लिमिटेड में। अच्छा अच्छा पर अच्छा।
अभी छुट्टियों रहने पे घर वाला आए हूँ हुए हैं? बिहार का। जी जी सर। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मेरे पास वो पिरामल फार्मा के 150 शेयर थे, 96 रुपये उसके मतलब बाइंग प्राइस था। 96 रुपये पे आपने लिए हुए हैं, और क्या नज़रिया आपने जी सोचा हुआ है कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर, मैं ये लॉन्ग टाइम के लिए मतलब 2-3 साल, 3 साल। 3 साल तक होल्ड कर सकते हैं। तो सिवान में लोगों का मतलब जो है शेयर बाजार में रुचि है सर वहाँ पे, या फिर आप चूंकि नोएडा में रहते हैं इसलिए आपकी रुचि हुई और बाकी लोगों को नहीं पता शेयर बाजार क्या है? अभी नहीं फाइनेंशियल सर, अवेयरनेस फैल रही है। जैसे मैं गांव गया था इस बार, तो मतलब हमारे एज के जो लड़के हैं 25-26 जी। साल के, वो नौजवान अब चला रहे हैं सर, ऐसे ग्रो ये सब जो है, अच्छा तो अच्छा अच्छा। ऑनलाइन हो गया है सब, तो चल रहा है सर। तो चलिए अच्छी बात है कि अब गांव-गांव तक शेयर बाजार की जो समझ है वो पहुंच रही है, और लोग जो है तमाम दूसरे विकल्पों पर, खाली एफडी पर नहीं, खाली किसान बचत पत्र पर नहीं, बल्कि जो जी दूसरे सर, विकल्प मतलब हैं। जी ये म्यूचुअल फंड वगैरह जो है, इसमें ज्यादा बिल्कुल। लोगों को हाँ ध्यान बिल्कुल, एसआईपी और वगैरह तरीका पे भी कर वही रहे हैं। सही है सर, कि अगर आप जी बाजार के विशेषज्ञ नहीं हैं तो जो लोग बाजार को परख रहे हैं उन्हीं म्यूचुअल फंड के भरोसे ही आप निवेश करें, वो ज़्यादा सुरक्षित तरीका है। और ये रोज़ रोज़ जो है जो लोग नियमित काम करने वाले हैं उनके लिए थोड़ा संभालना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए आपके प्रश्न का उत्तर लेते हैं। 130 रुपये के का स्तर देखने को मिल रहा है, 96 पे आपने लिए हुए हैं, तो अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक दर्शक का प्रश्न आया था, सर छोटी सी टिप्पणी इनको लिए भी कर दीजिए, निकू जी के लिए। देखिए, अब चूंकि ये प्रॉफिट रन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि और प्रॉफिट ना चला जाए, मार्केट एक ऐसी जगह पर है, तो आपने ध्यान रखना चाहिए कि 125 के नीचे अगर जाता है तो थोड़ा शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन होगा, और तो स्टॉक जा सकता है नीचे। तो टेक्निकली मैं केवल राय दे पाऊंगा इसमें कि 125 के नीचे ये थोड़ा नीचे जा सकता है स्टॉक। चलिए इस बीच जरा एक प्रश्न ले लेते हैं, और ये प्रश्न बहुत देर से जो है हमारे पास आ रहा है, और सेंट्रल बैंक को लेकर के ये प्रश्न आ रहा है। तो सेंट्रल बैंक को लेकर के सर आज हमारे पास कम से कम 5-6 सवाल आ गए हैं। एक तो बैंकिंग में काफ़ी अच्छी एक रैली देखने को मिली है। सौभिक दत्ता जी का सवाल है, कह रहे हैं सर आई लव मनी 9, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 45 पे लिया हुआ है, अभी कितना टारगेट प्राइस जा सकता है? इसके अलावा हमारे एक दर्शक ने, और अभिषेक पांडे जी कह रहे हैं इन्होंने 50 शेयर लिए हुए हैं 51 रुपये के भाव पर, ये 6 महीने रुक सकते हैं। तो हम देख रहे हैं बैंकिंग में, खासतौर से मिड कैप बैंकिंग के अंदर लोगों का रुझान जो है काफ़ी सकारात्मक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी अगर हम देखें सेंट्रल बैंक 52 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सौभिक दत्ता साहब को तो 7-8, 5-6 रुपये का मुनाफा हो रहा है, और जिन्होंने 51 पे लिए उनको भी 1-1.5 रुपये मिल ही रहे हैं। रैली एक अच्छी देखने को मिली है, पिछले एक महीने में 15% सेंट्रल बैंक, और 6 महीनों में ऑलमोस्ट डबल हुआ है, 90% के आसपास का रिटर्न। अभी कितना अपसाइड आप देख रहे हैं यहाँ पे? देखिए, मुझे लग रहा है कि 54 से 56 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, और टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी, क्योंकि स्टॉक अगर आप देखें तो तकरीबन 1.5 टाइम ऑफ इट्स बुक वैल्यू ट्रेड हो रहा है, जो कि सरकारी कंपनियों में बहुत ज़्यादा तो नहीं देखते हैं, दो अगर होता है तो काफ़ी बड़ा वैल्यूएशन मिलता है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि 54 से 56 के बीच में थोड़ी प्रॉफिट आपको बुक करनी चाहिए। थोड़ा बुक करें 30% के आसपास, क्योंकि मार्केट मोमेंटम काफ़ी अच्छा है अभी, और मोमेंटम में काफ़ी तेज स्टॉक बढ़ते हैं डिस्पाइट हाई वैल्यूएशन। तो वहाँ पर आप 30% बुक करें, उसके बाद अगर बढ़ता है तो होल्ड कर लें, 3-4 रुपए नीचे का एक फिर से स्टॉप लॉस लगा लें, और फिर प्रॉफिट को रन कर सकते हैं। हम्म, तो ये राय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे निकल करके आती हुई। और एक दर्शक शायद कोई प्रश्न पूछना चाह रहे थे, वो शायद फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं, तो जरा एक उनका प्रश्न जरा दिखा दीजिए, वो प्रश्न लेते हैं, फिर बजिंग स्टॉक्स का रुख करते हैं कि वहाँ पर देखें किस तरह की खबरें आज इंटरेस्टिंग देखने को मिल रही हैं और उनका असर क्या देखने को मिल रहा है। एबी कैपिटल के ऊपर राम गुप्ता जी का प्रश्न है, और 500 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 175 रुपये की भाव पर इन्होंने खरीदे हैं ये शेयर। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी? 175 की खरीद है, 500 शेयर इन्होंने ले रखे हैं एबी कैपिटल के। देखिए, एबी कैपिटल कंपनी तो काफ़ी अच्छी है, आदित्य बिरला ग्रुप की एनबीएफसी कंपनी है, और इसमें कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस की तरह है सारा। इसमें वर्टिकल इनके एसेट मैनेजमेंट का है, लेंडिंग है, इंश्योरेंस है, और बहुत सारी सर्विसेज जो कि लेंडिंग का भी करते हैं, ये उस सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। मुझे लग रहा है कि, और चूंकि अभी इन दिनों थोड़े जो है बढ़ने के बाद अब साइडवेज या धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड करना चाहिए, और बेटर प्राइस इनको मिले 200 के आसपास, जो कि प्रीवियस आई था, तो वहां पर आपको निकल जाना चाहिए। जी,
चलिए, इस बीच अब रुख करने का वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट का, लेकिन इस बीच राजीव सिंह कह रहे हैं आईआरसीटी में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं कि नहीं। सर, शो को थोड़ा सा पीछे जाइएगा, आप रिवाइंड करके देखिए। अभी आईआरसीटी, आईआरएफसी, इन तमाम रेलवे शेयरों पे काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने चर्चा की।